हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग री इशू ऑफ शेयर्स लेकर के आए हैं। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8B तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले हमने अपना बोर्ड पर फॉर्मेट तैयार कर रखा है। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि प्रव्यूष लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच fully called up, on which they had received only 14,000. 50 of the forfeited shares were reissued for 9 rupees shares fully paid up. Pass necessary journal entry for forfeiture and reissue of shares. ठीक है, देखते हैं एक बार सवाल को समझते हैं। एक कंपनी है प्रत्यूष लिमिटेड। प्रत्यूष लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है ना। सॉरी, प्रयूज लिमिटेड है, प्रयूज लिमिटेड। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रयूज लिमिटेड एक कंपनी है। इन्होंने 2000 शेयर्स को फॉरफिट किए हैं, जब्त कर लिए हैं, फॉरफिटेड हो गया है, ठीक है ना। एक शेयर्स का दाम था 10 रुपया, ठीक है। कहता है कि इन्हें जो था ना सिर्फ 14,000 रुपये ही मिले थे। इन्हें सिर्फ 14,000 रुपया मिला था, ठीक है। जिसमें से कहता है कि 50 शेयर्स को जो जब्त है, 2000 शेयर्स जब्त था, जिसमें से 50 शेयर्स को वह फिर से री इशू करते हैं, फिर से बेचते हैं और एक शेयर्स का दाम 9 रुपया रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए अब हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरफिट करने वाला, जब्त करने वाला। तो जब्त करने वाला जर्नल एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही होता है ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स को जब्त करने वाला एंट्री। किस पर इन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा? तो इट मीन्स यह जो है आपका क्लियर क्वेश्चन में नहीं कहता है किस पर इन्होंने पेमेंट किया होगा। तो हम यह मान करके चलते हैं कि इन्होंने आपका जो था कॉल जो था ना उस पर नहीं दिया। वो भी हम लोग देख लेंगे। एप्लीकेशन जो था वो कितने रुपए का आना चाहिए था? एक्चुअली में एप्लीकेशन कितना रुपया का आना चाहिए था? 20,000 जो है, सॉरी 2,000 शेयर्स को जब्त किया है ना, 2,000 शेयर्स को जब्त किया है। तो उसके हिसाब से एक शेयर्स का दाम 10 रुपये के हिसाब से यानी कि 20,000 रुपया आना चाहिए था। लेकिन आया है इनके पास 14,000 ही रुपया। 20,000 रुपया कैपिटल में इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए था, लेकिन इनके पास आया है सिर्फ 14,000 रुपया। इट मीन 6,000 रुपया जो था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट जो इन्होंने नहीं किया होगा। तो टू कॉल अकाउंट लिख देते हैं। टू कॉल अकाउंट कितना इन्होंने नहीं दिया होगा? 6,000 रुपया नहीं दिया होगा, ठीक है। नरेशन में हम लोग लिख देते हैं बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स को क्या कर लिया गया है? जब्त कर लिया गया है, ठीक है ना, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग एंट्री अब देखेंगे। कहता है कि एक शेयर्स को इन्होंने जो है 9 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 9 रुपया में बेच रहे हैं। एक शेयर्स का दाम कितना था? 10 रुपया था, 9 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपया डिस्काउंट बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट में जब शेयर्स को री इशू किया जाता है तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन करके आता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये आते हैं? 50 रुपये के हिसाब से इन्होंने बेच रहे हैं तो 450 रुपये आते हैं, ठीक है ना। अब शेयर कैपिटल में देख लेते हैं। तो आपका जो था एक शेयर्स का दाम 50 रुपया था, तो पहले का शेयर्स का दाम कितना रुपया था? 10 रुपया था। इट मीन्स जो था 500 रुपया आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। तो यानी कि आपका जब्त कितने का हुआ है? 50 रुपये का जो था फॉरफिटेड में चला जाएगा। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग शेयर्स री इशूड, शेयर्स को हमने क्या कर दिया है? री इशूड कर दिया है, फिर से बेच दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट होता है जर्नल एंट्री, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट,
ठीक है ना, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। अब देखते हैं कैपिटल रिजर्व में इसका कितना रुपया जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में अब किस तरह से जाता है, पूरा तो ये इन्होंने फुल्ली तो री इशू किया नहीं है। इट मीन जो था हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, तो फॉरफिटेड अमाउंट हमारा कितना था, 14,000 था, तो 14,000 मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर, तो री इशू कितना का हुआ है, 50 पर हुआ है, डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड कितना था, 2000 है। यानी कि हमारे पास जो है, इसको जब देखते हैं तो आप जब सॉल्व करिएगा तो हमारे पास 350 होता है, ठीक है ना, हमारे पास कितना होता है, 350 होता है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे फॉरफिटेड, आपका जो था डिस्काउंट वाला फॉरफिटेड कितना था, 50 है, यानी कि 50 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि हमारा फॉरफिटेड में कितना चला जाएगा, हमारा फॉरफिटेड में जो है वह 300 चला जाएगा। यानी कि बीइंग प्रॉफिट क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में हमने क्या कर दिया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास जर्नल एंट्री। फिर कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी कि शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट हम लोग को तैयार करना है। तो उसके लिए भी बहुत ईजी है, इसमें आपको ध्यान में देना है कि जहाँ जहाँ शेयर्स जो फॉरफिटेड का शब्द का उपयोग किया गया था वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट जो होता है पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है हमारा डेट के लिए, हालांकि इसमें कोई यूजेस नहीं है। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, फिर से ये डेट है और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट वाले को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएंगे, ये फिर से डेट हो जाएगा, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, और ये आपका जो है अमाउंट हो जाएगा। किसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, फॉरफिटेड का बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हेडिंग में लिख देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखिएगा जर्नल एंट्री में देखते हैं, पहला जर्नल एंट्री में हमारा शेयर फॉरफिटेड का है, क्रेडिट साइड है, इसीलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन डेबिट वाले का नाम लिखेंगे तो डेबिट में हमारा कौन है, शेयर कैपिटल है। अमाउंट तो हमारे पास हो जाएंगे 14,000 ही। इसके बाद फिर हमारा जो था फॉरफिटेड डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, तो क्रेडिट में हमारा शेयर कैपिटल है। अमाउंट हो जाएगा 50 रुपया। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, तो क्रेडिट में हमारा हो जाएगा नाम कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लेकिन अमाउंट तो लिखेंगे डेबिट वाले का। इट मीन्स जो है हमारे पास जो है देखा जाए तो इधर 14,000, इधर 350 है, यानी कि इधर हमारे पास कम है और कमी का पूर्ति टू बैलेंस CD के नाम से करेंगे। तो 14,000 में से 350 जब घटा देंगे तो आपके पास आएगा 13,650, ठीक है ना। आफ्टर दैट ड्रॉ कर दे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों तरफ से इक्वल कर देंगे ऐड करके, और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह क्लियर होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स एंड ओपन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी कि हम लोग को भी इसमें फिर से जर्नल एंट्री बनाना है और फॉरफिटेड अकाउंट बनाना है, ठीक है। फिर कहता है कि एल लिमिटेड फॉरफिटेड, एल लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है एल लिमिटेड, ठीक है। कहता है कि इन्होंने 470 शेयर्स को जब्त किया है, 470 शेयर्स को जब्त किया है। एक शेयर्स का दाम जो था 10 रुपया, यानी कि एट द रेट ऑफ शेयर्स का दाम था 10 रुपया, ठीक है ना। और इनका प्रीमियम जो था 5 रुपया था। प्रीमियम कितना है, 5 रुपया, ठीक है। फिर देखते हैं, कहता है 5 रुपया पर शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पर नहीं पेमेंट किया, अलॉटमेंट, ठीक है ना। अलॉटमेंट पर 8 रुपया दाम है, जिसमें आपका प्रीमियम शामिल है। तो प्रीमियम कितना रुपया हो गया, 5 रुपया तो प्रीमियम, यानी कि बिना प्रीमियम का ये कितना होता है, 3 रुपया होता है। फिर आगे सुनिएगा,
कहता है कि एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 5 रुपया, ठीक है। फिर देखिए कहता है कि आउट ऑफ दिस, इसमें से 60 शेयर्स को, पूरा शेयर्स को नहीं इशू करता है, 60 शेयर्स को इशू करता है 14 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब जब देखते हैं इसमें, जब देखा जाए तो हमारा जो शेयर्स जो जब्त हो गया है, फॉरफिट कर दिया है ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किए थे जिसकी वजह से जब्त हो गया। तो देखते हैं कि अलॉटमेंट पर हमारा प्रीमियम भी शामिल था, यानी कि याद करिए सबसे पहला वीडियो में हमने यह बताया था कि जब प्रीमियम हो, प्रीमियम का भुगतान नहीं हुआ है और उस स्थिति पर शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है उसको भी डेबिट करते हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। टू किसका पेमेंट हमने नहीं किया है, तो हमने जो है अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। टू अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। टू किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं हुआ है तो शेयर्स जब्त भी हो जाएगा, फॉरफिटेड हो जाएगा शेयर्स अकाउंट, ठीक है ना। प्रीमियम रिजर्व के नाम से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम रिजर्व कर दीजिए, ठीक है। प्रीमियम रिजर्व ये हो गया शेयर्स। अब देखते हैं शेयर कैपिटल में अगर देखा जाए तो हमारा कितना चला जाएगा, 470 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि कितना होता है 4700। तो ये शेयर कैपिटल में हम लोग तो डाल देंगे 4700, ठीक है। अब देखते हैं प्रीमियम कितना रुपया था, हमारा 470 शेयर्स था जिसमें प्रीमियम कितना रुपया, 5 रुपया है। यानी कि जब प्रीमियम को हम निकालते हैं, यानी कि 470 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2350 होते हैं। तो यानी कि 2350 जो है वह हम लोग प्रीमियम में डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल पर, सॉरी अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर देखा जाए तो टोटल अलॉटमेंट पर प्रीमियम के साथ कितना रुपया था, तो 470 रुपये के हिसाब से टोटल प्रीमियम के साथ मिला करके 8 रुपया है। यानी कि 470 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वह 3760 होता है, ठीक है ना। ये अलॉटमेंट का है, हमने ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जब फर्स्ट कॉल पर देखा जाए तो फर्स्ट कॉल पर हमारा जो था वह कितना रुपया था, 5 रुपये के हिसाब से थे। तो फर्स्ट कॉल पर यानी कि 470 मल्टीप्लाइड बाई 5 करते हैं तो हमारे पास जो है वह 2350 होते हैं, ठीक है। अब अब देखा जाए तो टोटल इधर से ऐड करके इसको घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा, ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो था फॉरफिट जब्त कितना होगा, जितना पर हमने पेमेंट किया होगा। तो हमने तो पेमेंट जो था 3 रुपया पर नहीं किया था और 5 रुपया पर नहीं किया था, यानी कि 8 रुपया पर नहीं किया था, तो 2 रुपया पर तो हमने पेमेंट किया होगा, है ना, एप्लीकेशन पर। यानी कि 470 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो है 940 रुपये होंगे और यही हमारा जब्त हो जाएगा, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है ना, फॉरफिटेड ड्यू टू आप लोग लिख लीजिएगा ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं कि कंपनी क्या करता है। एक शेयर्स का दाम कितना रुपया था, 10 रुपया। कंपनी ने 60 शेयर्स को बेच रहा है और एक शेयर्स का दाम 14 रुपया रखा, 14 रुपया। इट मीन्स कंपनी क्या कर रहा है, प्रीमियम पर बेच रहा है ना। तो प्रीमियम पर जब बेचता है तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमने बता चुका था। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमारा होता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स हो जाता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाता है, ठीक है ना।
ये तो हो गया हमारे पास जर्नल एंट्री। अब जब देखते हैं तो हमारे पास जो है, एक मिनट, ये जो हमारे यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स नहीं लिखा था, सॉरी, यहाँ पर जो है हमारा शेयर कैपिटल जाता है। तो ये हो गया हमारा पास शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखा जाए तो बैंक में हम लोग कितना रुपया डालेंगे, तो 60 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वह 840 होते हैं। तो ये हम लोग लिख देंगे 840 रुपीज़, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं तो 60 को, एक शेयर्स का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 10 रुपया था। तो 60 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 600 होते हैं, ठीक है। इट मीन्स 240 रुपया जो है वो हमारा क्या था, प्रीमियम हो गया, प्रीमियम हो गया हमारा, ठीक है। जब नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर्स रीइशूड एट प्रीमियम, शेयर्स को हम लोग फिर से इशू कर रहे हैं प्रीमियम के साथ। अब देखेंगे हम लोग बैंक वाला एंट्री कर, सॉरी बैंक वाला एंट्री नहीं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में हमारा अमाउंट कितना जाएगा, तो देखते हैं ये अमाउंट हम लोग अगर फुल्ली री इशू करते हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग ऊपर वाला जो था फॉरफिटेड, उसमें से नीचे वाला फॉरफिटेड को माइनस करके भी दिखा सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ वो केस नहीं बना। हम लोग पूरा नहीं, सिर्फ 60 शेयर्स को ही इशू कर रहे हैं फिर से। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिटेड शेयर्स हमारा कितना था, 940 मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर। तो री इशू कितना हुआ था, 60 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिट हमारा कितना हुआ था, 470 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था। तो डिवाइडेड बाय 470 हो जाएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 120 होंगे। अब देखा जाए तो इसमें तो हमारा लॉस है नहीं या डिस्काउंट हुआ नहीं है ना, डिस्काउंट वाला तो एंट्री था नहीं, फॉरफिटेड इसमें गया नहीं था। इट मीन्स यहाँ पर तो वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। यानी कि 120 में जब 0 को घटाएंगे ना तो हमारे पास जो है वह 120 ही बन करके आएंगे, ठीक है ना। और ये हमारा तो हो गया जर्नल एंट्री। और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री बन के तैयार। अब इसको हम लोग को पोस्ट करना है हम लोग को फॉरफिटेड शेयर्स में। तो फॉरफिटेड शेयर्स में पोस्टिंग कैसे किया जाएगा, देखेंगे कि हमारा फॉरफिटेड शेयर्स जो है वह कहाँ है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, ठीक है ना। डेबिट में है कि क्रेडिट में है वो हम लोग देखेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर्स जो होता है आपका सबसे पहले जो है वो कहाँ पर है, क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट का साइड ही लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का लिखेंगे। तो डेबिट में हमारा जो था शेयर, इधर बाय का उपयोग, सॉरी बाय का उपयोग किया जाता है, शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब खुद यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अमाउंट किसका लिखा जाए भाई। हमारा तो डेबिट में एक कैपिटल भी है, एक प्रीमियम भी है, लेकिन हम लोग किसका लिखेंगे। तो हम लोग अब कोई का अगर लिखते हैं ना तो अमाउंट हमारा 940 कम ही होता है, इसलिए जो ऊपर होगा ना सिर्फ इसी का लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा अमाउंट जो था ये दोनों को ऐड करने पर इसका इक्वल हो जाता तो हम दोनों को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा अमाउंट जो है कम है ना, तो इसीलिए सिर्फ हम लोग डेबिट वाले को ही लिखेंगे। तो डेबिट वाला जो है हमारा वो कितना है, 4700, लेकिन हमको अमाउंट तो नहीं लिखना उतना, हमको अमाउंट जो लिखेंगे सिर्फ 940, इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है ना। ये हम बराबर करेंगे। इसके बाद फिर हमारा फॉरफिटेड शेयर्स इसमें तो है नहीं। अब फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट तरफ है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, क्रेडिट वाले का। तो आपका क्रेडिट में जो है वह कैपिटल रिजर्व है, तो हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। अमाउंट में 120 रुपया। अब देखा जाए तो आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है
और डेबिट साइड कम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस CD लिखेंगे और जितना से भी कम हो रहा है ना उसको फुलफिल कर देंगे। तो आपको कितना से कम हो रहा है, तो 820 से कम हो रहा है। आफ्टर डैट हम लोग एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ को ऐड करके हम लोग डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वह क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कहता है फॉरफिटर इन द केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा वाला जो कि बहुत ही पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था, पिछला क्लास में जो फॉरफिट क्या बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स में फॉरफिटेड कितना पेचीदा था, है ना। हालांकि उतना भी कुछ पेचीदा था नहीं, अगर समझ गए होंगे तो कोई पेचीदा नहीं है, अगर नहीं समझे थे तो पेचीदा था उन लोगों के लिए, है ना। तो देखते हैं, कहता है कि ज्योति लिमिटेड, ठीक है ना। तो ज्योति लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, ज्योति लिमिटेड एप्लीकेशन दे रही है। किस तरह से है, लोगों को उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, ज्योति लिमिटेड ने लोगों को एप्लीकेशन दिया है 50,000 पर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और एक शेयर्स का दाम इन्होंने रखा है 10 रुपया। कोई दिक्कत, कहता है कि एप्लीकेशन जो आ गया वह 60,000 पर आ गया। ज्योति ने कितना का इनवाइट किया था, 50,000 पर, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया 60,000 पर, यानी कि ज्योति का गुडविल जो है वो अच्छा होगा। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि अलॉटमेंट जो था वाज मेड प्रोपोर्शनली टू द एप्लीकेंट, यानी कि जो पैसा बच जाएगा एप्लीकेशन से ना वो चला जाएगा अलॉटमेंट पर, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, कहता है कि ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 3 रुपया, एप्लीकेशन पर कितना है 3 रुपया, ठीक है ना। अलॉटमेंट जो है उस पर 5 रुपया, अलॉटमेंट जो है उस पर 5 रुपया, और बाकी जो बच गया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, अलग अलग कॉल है नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो कितना रुपया बच गया, 2 रुपया बच गया। चलिएगा, श्याम एक शेयर होल्डर्स था, ठीक है ना, एक शेयर होल्डर्स था जिनका नाम श्याम था, ठीक है। इन्होंने 200 शेयर्स ये अलॉट किया गया था इनको कितना शेयर्स अलॉट किया गया था, 200 शेयर्स। कहता है कि फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इन्होंने जो है इन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट जो है इन्होंने नहीं किया है, अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना। फिर सुनिए, कोई कारण होगा, हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, इसका जो शेयर्स जो था ना कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि दिस शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली रीइशूड, और ये शेयर्स को ना पूरे शेयर्स को री इशू किया गया है, और एक शेयर्स का दाम जो था ना एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 10% डिस्काउंट पर इसका इशू किया गया था, यानी कि 10 रुपया का 10% कितना होता है, 1 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट पर इशू किया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं, कहता है पास जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफिटर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, आपको सिर्फ फॉरफिटेड और री इशू का ही जर्नल एंट्री करना है, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नहीं करना, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये फॉर्मेट में नहीं करेंगे, लेकिन एक साइड से अगर देखते हैं तो आपके पास सबसे पहला जर्नल एंट्री बन के आता होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, यही जर्नल एंट्री बन के आता ना। लोगों ने कितना पर अप्लाई किया था, लोगों ने 60,000 पर अप्लाई किया था, तो 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1,80,000 रुपया, ठीक है ना, 1,80,000 रुपया। जब इसका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता यानी तो हमारा होता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाता है ना। और जो पैसा एक्सेस अगर होगा तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना, अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। एप्लीकेशन तो आया था 1,80,000 का, लेकिन कंपनी कितना एक्सेप्ट करता, 50,000 पर, तो 50,000 गुना 3 यानी कि 1,50,000, यानी कि 30,000 रुपया जो था
वह हमारा इस पर ट्रांसफ़र होता अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट हमारा नॉर्मली जो था शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफ़र होता। क्या लिखा था उसके लिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये सब एंट्री आपको करना नहीं है, लेकिन ये सब एंट्री से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम लोग को वहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। वो देखने के लिए हम लोग एंट्री को लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ आइए। देखिए, कोई ट्रिक अगर अपनाइएगा तो कुछ समय के लिए ही याद रहता है, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर डीप जाइएगा तो आपको जो है परमानेंट याद होता है। इसीलिए परमानेंट समझने के लिए कोई ट्रिक अपनाने के लिए नहीं, हम लोग को थोड़ा सा बना लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा ही सही। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता। कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफ़र होता है? तो 50,000 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2,50,000 हो जाता। ठीक है ना, 2,50,000 हो जाता। लेकिन जब बैंक वाला एंट्री होता, इट मीन्स जो था हमारा बैंक अकाउंट डेबिट जब करते टू शेयर अलॉटमेंट जब हम लोग करते, तो हम लोग इतना तो जान ही रहे थे कि हम लोग 2,50,000 नहीं बल्कि 30,000 तो पहले ही दे दिए थे, यानी कि 2,20,000 करते है ना, 2,20,000। अब खुद यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका शेयर्स जो था 50,000 शेयर्स था तो हम लोग को पेमेंट कितना करना होता था? 2,20,000 करना था। तो खुद बताइएगा, अगर शेयर्स 50,000 था तो 2,20,000 पेमेंट करना पड़ा। तो अगर हमारा शेयर्स जो था, कितना था? 200 शेयर्स रखे हुए थे ना, तो 200 शेयर्स पर कितना रुपया देना पड़ेगा? अगर आप खुद सोचिएगा एक बार फिर से, अगर आपके पास 50,000 शेयर्स जब थे तो आपको पेमेंट करना था 2,20,000 रुपये। यही करना था ना, 2,20,000 रुपया पेमेंट करना था। तो अगर आपके पास 200 शेयर्स था तो उस पर आपको कितना रुपया पेमेंट करना पड़ता? 200 शेयर्स के लिए कितना रुपया पेमेंट करना पड़ता? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो वैसे स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? क्या होता? 200 को हम लोग मल्टीप्लाइड करते 2,20,000 से, यही करेंगे ना, 2,20,000 से, और डिवाइडेड बाई 50,000। एग्जैक्टली हमको मालूम चल पाएगा कितना रुपया हमको 200 शेयर्स पर देना था। तो आपको मालूम चलेगा कि 880 रुपया जो था वह नहीं देना पड़ा। ठीक है ना, 880 रुपया देना पड़ेगा 200 शेयर्स का। तो अब चलते हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो शेयर्स था वो जब्त होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, इक्विटी है शब्द में हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या इक्विटी था। अपने इन्वाइटेड इतना शेयर्स, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, इक्विटी शब्द है। ठीक है ना, तो हम लोग जो है इक्विटी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। चलिएगा, सिर्फ शेयर्स लिखे हुए शेयर्स लिखेंगे। तो हमारा जो था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी नहीं दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू जब्त करने वाला एंट्री हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है ना, ये तो आपके पास जर्नल एंट्री बन करके आएंगे। अब देखा जाए 200 शेयर्स नहीं दिए थे, ठीक है ना, 200 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था, तो 200 को एक शेयर्स का दाम 10 रुपया था, तो यानी कि 2,000 रुपया। तो हमारा शेयर कैपिटल में कितना रुपया चला जाएगा? 2,000 रुपया चला जाएगा। अलॉटमेंट में आपने बताया था कितना रुपया जाएगा? 880 रुपया जाएगा। ये हो जाएगा अलॉटमेंट पर 880 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना रुपया नहीं दिया था? तो आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो था वो कितने रुपए थे? वो 2 रुपये थे। ठीक है ना, तो जब 2 रुपये थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि कितना होता है? 400 रुपया होता है। तो यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 400 रुपया चले जाएंगे। अब जब बैलेंसिंग किया जाए तो 2000 में 880 और 400 को जब घटाएंगे तो हमारे पास 720 आता है। तो यानी कि 720 रुपया जो था हमारा जब्त हो जाएगा। ठीक है ना, नरेशन में हम लोग क्या डालेंगे? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर्स हमारा क्या हो गया है? वह जब्त कर लिया गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड
ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है ना। अब सुनिए, अब कहता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आगे कहता था कि आपका जो 200 शेयर्स को जो था, एक शेयर्स का दाम 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि एक रुपये डिस्काउंट के हिसाब से हमने रीइशू किया था, रीइशू डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पर जब रीइशू करते हैं तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी डेबिट होते हैं, टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना, यही होता है। अब देखते हैं अमाउंट, तो हमारे पास 200 शेयर्स जो थे ना, वो हमने 200 शेयर्स नहीं दिए थे। एक शेयर्स का दाम कितना रुपया रखा गया, अब खुद सोचिएगा। एक शेयर्स का दाम तो था पहले से 10 रुपया, लेकिन 1 रुपया डिस्काउंट कर दिया गया था, है ना, 10% डिस्काउंट, इट मीन्स 1 रुपया डिस्काउंट, यानी कि 1 रुपया डिस्काउंट। तो अब शेयर्स का दाम कितना रुपया, 9 रुपया हो गया। तो 200 शेयर्स को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपये हो जाएंगे, 9 दूनी 1800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। और हमारा शेयर्स कैपिटल में कितना रुपया जाएगा, तो आपका शेयर कैपिटल में तो 200 शेयर्स जो था यही जाएगा ना, 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यानी कि 2000 रुपया। 2000 रुपया इसमें जाएंगे, तो यानी कि फॉरफिटेड में आपका कितना चला जाएगा, 200 रुपया चला जाएगा। सॉरी, फॉरफिटेड ये आपका डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 200 रुपया। ठीक है, तब तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर्स री इशूड, शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, री इशू कर दिया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला एंट्री हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने वाला। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें तो पूरा शेयर्स को री इशू कर दिया था, तो इट मीन्स जो था हमारे पास 720 था और इसमें 200 है, यानी कि 720 में से 200 को जब घटाएंगे तो आपके पास 520 ही होंगे, तो हम लोग लिखेंगे 520। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 520। नरेशन में हम लोग क्या डालेंगे, नरेशन में बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर होता है। रुकते हैं, मिलते हैं अगले